बैन के बावजूद पीएफआई अपने खतरनाक आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। इसी कोशिश में अब वो बिहार में कश्मीर वाला खतरनाक प्लान लागू करना चाहता है, लेकिन उसके खतरनाक मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही खुफिया एजेंसियों की नजर उस पर पड़ गई। क्या पीएफआई का कश्मीर वाला प्लान, जानेंगे इस डिकोड के जरिए। तो बैन के बावजूद आतंकी संगठन पीएफआई अपने खतरनाक आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगा है। इसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। उसका नया तरीका था कश्मीर की तरह बिहार में भी टारगेट किलिंग। पीएफआई के ये खतरनाक मंसूबे कामयाब हो पाते उससे पहले ही एनआईए ने इसे नाकाम कर दिया और 2 आतंकियों को धर दबोचा। पीएफआई की एक और नापाक साजिश का खुलासा। कश्मीर की तरह बिहार में भी टारगेट किलिंग का था प्लान। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश नाकाम। सीमांचल आतंकियों के निशाने पर है। आतंकी लगातार यहां से अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इस इलाके में कई आतंकी संगठनों ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। इन खतरनाक संगठनों में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी शामिल है। पीएफआई यहां से बैठकर खतरनाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। इस बार भी ये आतंकी संगठन बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन एनआईए ने पीएफआई की इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई द्वारा मोतिहारी में एक हत्या की साजिश रची गई थी। कहा जा रहा है कि एक राजनेता की हत्या की साजिश रची गई थी। हालांकि इस साजिश को मोतिहारी पुलिस और एनआईए ने संयुक्त कार्रवाई कर विफल कर दिया है। शनिवार और रविवार 2 दिनों तक मोतिहारी जिले के 8 ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई एनआईए और मोतिहारी पुलिस की तरफ से की गई और इस छापेमारी के बाद 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए जाने वालों में महजी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी तनवीर रजा उर्फ बकरीद, उसके अलावा मोहम्मद आबिद आर्यन। पीएफआई की साजिश को नाकाम करने के लिए एनआईए ने मोतिहारी में 8 जगहों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में एनआईए ने मोतिहारी से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें मेहसी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी तनवीर रजा उर्फ बरकती और मोहम्मद आबिद उर्फ आर्यन शामिल हैं। इन दोनों संदिग्धों ने घटना को अंजाम देने के लिए हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था की थी। ये हथियार और गोला बारूद पीएफआई ट्रेनर याकूब ने संदिग्धों को दिए थे। याकूब पीएफआई कैडरों के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम भी करता था। आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए रेकी भी की जा चुकी थी। इन आतंकियों के खतरनाक मंसूबों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन्होंने एक बड़े नेता के टारगेट किलिंग की प्लानिंग की थी। हमने पहले भी शेयर किया था, 3 संदिग्धों को एनआईए की सूचना पर स्थानीय पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद में ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम बनाई गई। उस ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम में जिला की पुलिस और हमारे एटीएस की टीम और फिर बाद में एनआईए भी आ गई। तो एनआईए की टीम ने भी उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में जो उनको क्लू मिले उसके आधार पर उन्होंने और भी कई छापेमारी की। ये पीएफआई का वही ट्रेनर याकूब है जिसने पिछले दिनों फेसबुक पर एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था। ये भड़काऊ वीडियो उसने तब पोस्ट किया था जब भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए बिहार के रास्ते नेपाल से शालिग्राम शिला अयोध्या के लिए ले जाई जा रही थी। इस भड़काऊ वीडियो का उद्देश्य शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करना था।
इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पोस्ट पर विरोध जताते हुए आपत्तिजनक कमेंट और उसे ट्रोल भी किया था। इसके बाद फरार आरोपी याकूब और 2 गिरफ्तार आरोपियों ने उसके भड़काऊ वीडियो पोस्ट पर विरोध जताने वाले लोगों की पहचान की थी। उनकी योजना इन सोशल मीडिया यूजर्स के टारगेट किलिंग की थी। सूत्रों के अनुसार एक बड़ा नेता भी आतंकियों के टारगेट किलिंग की हिट लिस्ट में था। उनकी योजना इसके जरिए सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की थी, लेकिन उससे पहले ही एनआईए ने खतरनाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा, दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। ये पहली बार है जब बिहार में आतंकियों के टारगेट किलिंग की साजिश का खुलासा हुआ है। अब तक ऐसा मामला कश्मीर में ही देखने को मिला था, लेकिन इस नए खुलासे से खुफिया एजेंसियां अब सतर्क हो गई हैं। इन नए खुलासे के तार पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। देखिए कैसे। मोतिहारी में पीएफआई के खौफनाक प्लान के खुलासे से खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इन आतंकियों का इरादा कश्मीर की तरह बिहार में भी टारगेटेड किलिंग का था। संभवतः यह पहली बार है जब बिहार में इस तरह की किसी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इस पूरी साजिश के तार अब फुलवारी शरीफ से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉडल पीएफआई के मामले में एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक तनवीर रजा और दूसरा आविद को। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से पीएफआई मामले का हलचल बढ़ गया है और फुलवारी शरीफ से ये मामला जुड़ा हुआ है। 22 जुलाई 2022 को ये दोनों फुलवारी शरीफ इलाके में आए थे और यहीं उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। दरअसल इस पूरे मामले का लिंक फुलवारी शरीफ से जुड़ा है। एनआईए ने पिछले साल फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को नेस्तनाबूद करने के दौरान फुलवारी शरीफ में छापेमारी की थी। इस दौरान छापेमारी में एनआईए के हाथ एक डायरी लगी थी। इस डायरी में पीएफआई के खतरनाक प्लान का ब्लूप्रिंट था। इस डायरी में मोतिहारी के रियाज मारूफ का नाम भी दर्ज था। एनआईए को जांच में पता चला कि मारूफ मोतिहारी के चकिया का रहने वाला है। मारूफ वहीं रहकर अपना ट्रेनिंग कैंप चलाता है और स्थानीय मुस्लिम युवकों को भड़काता है। उसमें बताया गया कि इससे पहले पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई द्वारा रचे गए षड्यंत्र को लेकर की गई कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से पीएफआई से संबंधित कई आपत्तिजनक लेख और बहरहाल अब इस मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो एनआईए के द्वारा की जा रही है। मोतिहारी पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। बिहार की जो एटीएस की टीम है वो भी अपने स्तर से इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कई कामयाबी जो है एनआईए और बिहार पुलिस के हाथ आएगी। कुछ दिनों पहले रियाज का एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में रियाज मुस्लिम युवाओं को भड़काते हुए कह रहा था, बुलंद हौसले वाले ही मुकाम पाते हैं, टूटने वाले इतिहास में भुला दिए जाते हैं। हालांकि बाद में उसने वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये वीडियो एनआईए की नजर में आ चुका था। इसके बाद एनआईए ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और छापेमारी की। इस छापेमारी में एनआईए ने 3 संदिग्धों को डिटेन किया, लेकिन जांच और पूछताछ के बाद 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरे संदिग्ध को छोड़ दिया गया। इस कार्रवाई में लैपटॉप और सेलफोन जैसे कई उपकरण जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों संदिग्ध पिछले साल 12 जुलाई को फुलवारी शरीफ में एक मीटिंग में शामिल हुए थे और उसमें ट्रेनिंग भी ली थी। इसी के आधार पर दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा, दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो ये तय है कि पीएफआई ने बिहार में आतंकियों का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया है और बिहार सेफ टेरर जोन बन गया है।
सुरक्षा एजेंसियों के पिछले कुछ सालों के खुलासे से यह साफ हो चुका है कि सीमांचल आतंक की पनाहगाह बन गया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर सीमांचल ही क्यों, उत्तर बिहार ही क्यों बन रहा है आतंकी नेटवर्क का सुरक्षित ठिकाना? देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए इसके पीछे की कहानी। क्या आतंक का आसान रास्ता बन गया बिहार? क्या सेफ टेरर जोन बन गया है बिहार? दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, बांका और अररिया के साथ सीमांचल और मिथिलांचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां से पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने दर्जनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात की चिंता जताती रही हैं कि बिहार, खासकर सीमांचल, आतंकियों की पनाहगाह बन रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इस तरह के आरोप लगाती रही हैं। ये अरेस्ट और 25-26 आदमियों को और नामजद किया जा रहा है और लगातार एनआईए की छापा पड़ रही है और इंट्रोगेशन के पास बहुत कुछ ऐसे मिलेंगे जो पूरे देश के लिए आतंकवाद का एक बहुत खतरनाक साजिश आपको महसूस होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश और नेपाल एकदम बगल में है और जहां हर स्लीपर सेल का घुसपैठ की संभावना बन रही है, तो बिहार सीमांचल हो या किशनगंज का इलाका हो, अब अगर पटने में इस तरह की साजिश हो रही थी और ये आरोपी जो है वो गांधी मैदान के बम ब्लास्ट का वो रिश्तेदार है। मैं ये कहने में आज नहीं मानता हूं कि अगर ये रिलेशन था, ये आश्चर्यजनक बात है कि केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के यंग लड़कों को और फिर कहीं किसी सीनियर अधिकारी के द्वारा यह कह देना कि आरएसएस के जैसे लाठी की ट्रेनिंग और अपने आप को मजबूती देने के लिए, और फिर यह भी बोल देना कि प्रोपगेंडा और इसमें कुछ अनावश्यक हरकतें भी तैयारी हो रही थी, तो मैं तो समझता हूं कि असमंजस की स्थिति है। लेकिन जो भी हुआ, ये साजिशकर्ता पकड़े गए हैं और अब इसकी इंट्रोगेशन के बाद बेहतर ढंग से जांच हो और इसके ऊपर एक्शन सटीक हो और कोई तुष्टीकरण नहीं, केवल देश और देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सोच हो। यह मेरा अपना जानकारी और सोच है। जुलाई 2013 में बोधगया में धमाके हुए थे। तब भी ये आरोप लगा था कि इन धमाकों में स्थानीय मॉड्यूल का हाथ है। अक्टूबर 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली से पहले सिलसिलेवार कई धमाके हुए थे। इन घटनाओं की जांच में यह खुलासा हुआ था कि राज्य में आतंकवाद की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। साल 2000 से लेकर अब तक बिहार के सीमावर्ती जिलों में आतंकी नेटवर्क का कई बार खुलासा हुआ है। सीमांचल और मिथिलांचल के ज्यादातर इलाके आतंकवादियों की पनाहगाह बन गए हैं। सवाल है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है? जानकारों के मुताबिक आतंकवादी बिहार को इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि उत्तरी बिहार नेपाल से सटा हुआ है। इसी वजह से आतंकियों का भारत में घुसना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। इसीलिए उत्तर बिहार के कुछ इलाके आतंकियों के छुपने के फेवरेट जगह बन गए हैं। चाहता हूं कि बांग्लादेश और नेपाल एकदम बगल में है और जहां हर स्लीपर सेल का घुसपैठ की संभावना बन रही है, तो बिहार सीमांचल हो या किशनगंज का इलाका हो, अब अगर पटने में इस तरह की साजिश हो रही थी और ये आरोपी जो है वो गांधी मैदान के बम ब्लास्ट का वो रिश्तेदार है। मैं ये कहने में आज नहीं मानता हूं कि अगर ये रिलेशन था, ये आश्चर्यजनक बात है कि केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के यंग लड़कों को। सवाल है कि आखिर उत्तर बिहार आतंकवादियों का अड्डा क्यों बन रहा है? दरअसल छिपने के लिहाज से सीमांचल एकदम माकूल जगह है। आतंकियों के लिए यहां पुलिस की नजर पड़ना आसान नहीं होता। इसके अलावा नेपाल से करीबी होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। हालांकि नेपाल के साथ लगती बिहार की 625 किलोमीटर लंबी सीमा है। इतनी बड़ी सीमा ज्यादातर खुली ही है। पड़ोसी देश नेपाल के साथ यहाँ के लोगों के सांस्कृतिक संबंध हैं। इसके कारण भी सीमा पूरी खुली हुई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सीमा पार वैवाहिक संबंध हैं।
यहां तक कि संपत्ति भी साझी है। इससे भी बदतर ये है कि नेपाल से आने वालों की कोई जांच पड़ताल नहीं होती। इससे सीमा पार के आतंकवादियों को सीमांचल के रास्ते भारत में प्रवेश करने का आसान रास्ता मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएफआई को पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था। बैन से पहले ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत कई राज्यों में पीएफआई के सभी ठिकानों पर छापे भी मारे गए थे और जब पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए तो केंद्र सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े हुए 8 संगठनों पर बैन का ऐलान कर दिया। सरकार ने बैन के पीछे पीएफआई के 10 गुनाह भी गिनाए और इन गुनाहों में विदेशी फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से टेरर लिंक भी शामिल है। देखिए खतरनाक आतंकी संगठन पीएफआई के पाप। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही थीं। यही नहीं, इनसे देश की शांति और धार्मिक सद्भाव को खतरा पैदा हो रहा था। ये संगठन कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे थे और चुपके चुपके देश के एक तबके में ये भावना जगा रहे थे कि देश में असुरक्षा है। इसी को देखते हुए सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर बैन लगा दिया। ये संगठन है रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी कि RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन। अब जरा पीएफआई के कुकर्मों की लिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए। पीएफआई और इसके कैडरों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 1300 से ज्यादा आपराधिक केस हैं। पीएफआई के संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से रहे हैं। इसके कैडर ISIS की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया, इराक और अफगानिस्तान तक गए। प्रतिबंधित संगठन सिमी और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से संबंध के आरोप हैं। खतरनाक आतंकी संगठन ISIS से भी लिंक के आरोप हैं। केरल के जंगलों में पीएफआई कैडरों ने मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप बना रखा था। गरीब और मध्यम आय वर्ग के मुस्लिम लड़कों को हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ पीएफआई ट्रेनिंग देता है। पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन कहता है, लेकिन कई राज्यों में RSS कार्यकर्ताओं की हत्या तक में पीएफआई कैडरों का हाथ रहा है। केरल के एक प्रोफेसर का हाथ भी पीएफआई कैडरों ने ही काटा था। खतरनाक हथियार और गोला बारूद रखने के मामले में पीएफआई के 41 कैडरों को कोर्ट ने सजा भी सुनाई है। भारत के कई राज्यों और विदेशों से पीएफआई को फंडिंग होती है। देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है। देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान का आरोप है। यह संगठन चुपके चुपके देश के एक तबके में असुरक्षा की भावना को बढ़ाकर कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। पीएफआई मामले के खुलासे होने के बाद जब इस मामले की जांच NIA और ED ने संयुक्त रूप से शुरू की, तो उस दौरान शेख सदुल्ला नामक व्यक्ति भी जो है वो NIA के गिरफ्त में आया और उसने जो खुलासे किए NIA के सामने, उसके मुताबिक जो हिंदू संगठन या हिंदू समाज से आने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के जो कट्टरपंथी युवा होते हैं उन्हें भड़काया जाता था और इसके लिए खास तौर पे जो कर्ज में दबे हुए जो युवक होते थे, मुस्लिम युवक, उन्हें प्रेरित किया जाता था और उन्हें मानव कह सकते हैं कि बम के तौर पे तैयार किया जाता था। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस संगठन का ताल्लुक आतंकवादियों से है। एक नजर डाल लीजिए पिछले दिनों रेड में पीएफआई के ठिकानों से क्या क्या मिला। सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मोहम्मद नदीम नाम के आरोपी के घर से IED विस्फोटक बनाने का पर्चा मिला। लखनऊ के खदरा से गिरफ्तार किए गए अहमद बेग नदवी के पास से विस्फोटक बनाने का शॉर्ट कोर्स मिला।
इस पर्चे की शुरुआत में कुरान की आयतों का जिक्र था जो युद्ध के दौरान लड़ाकों के लिए प्रयोग हुई थीं। तमिलनाडु में बरकतुल्लाह के घर से सुरक्षा एजेंसियों ने 2 वायरलेस जैसा लॉनेस डिवाइस बरामद किया था। बेंगलोर के शाहिद खान के घर से रेड के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। इस कैश में 500 और 2000 के नोट शामिल थे। कोलकाता में पीएफआई के ऑफिस पर हुई छापेमारी में गाइडलाइन की किताबें बरामद हुई थीं। महाराष्ट्र में हुई छापेमारी के दौरान पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष इरफान मिली के घर से पीएफआई की टी-शर्ट और उसी से संबंधित किताबें मिली थीं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि उन्हें आईएसआईएस और गजवाए हिंद से जुड़े साहित्य के साथ भड़काऊ सीडी भी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि छापेमारी की भनक लगते ही आरोपियों द्वारा कई सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। जांच एजेंसियों ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2 राउंड की ताबड़तोड़ छापेमारी में 2 दिन में 278 गिरफ्तारियां हुई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर एक संगठन जो महज 1.5 दशक पहले अस्तित्व में आया हो, कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना खतरनाक बन गया? पीएफआई ने महज 16 सालों में कैसे देश के 23 राज्यों में अपने पैर पसार लिए? कैसे इस खतरनाक संगठन ने विदेशी फंडिंग के जरिए अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया? कैसे पीएफआई ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाने का मंसूबा पाला? पीएफआई के खूनी खेल और काले कारनामों की फहरिस्त लंबी है। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश के कई राज्यों में दंगा करवाने, हत्या, देश के खिलाफ साजिश रचने में लिप्त रहे हैं। सवाल है कि आखिर सिर्फ 1.5 दशक में ही पीएफआई इतना खतरनाक कैसे हो गया? आइए सबसे पहले बताते हैं पीएफआई है क्या। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीता नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में ये संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की मजबूत पकड़ है। इसकी कई शाखाएं भी हैं जो देश विरोधी साजिश में शामिल रही हैं। इस संगठन का असर आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसके सदस्यों ने जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान हमले की साजिश रची थी, लेकिन जांच एजेंसियों की सतर्कता से साजिश का पर्दाफाश हो गया। सवाल है कि इतने खतरनाक संगठन को सिर्फ 5 साल के लिए ही क्यों बैन किया गया? इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? क्या 5 साल के बाद फिर से यह संगठन संचालित होने लगेगा? आइए इसे समझते हैं। दरअसल एनआईए की प्रारंभिक जांच के आधार पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन का ये आदेश जारी किया है। अभी इसकी जांच जारी है और चार्जशीट फाइल की जानी है। प्रारंभिक जांच में कई अहम सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। ऐसे में पूरी संभावना है कि आगे की चार्जशीट फाइल होने के बाद सरकार इन संगठनों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले सबूत जुटाने होंगे। सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों और कानूनी जानकारों का मानना है कि किसी भी संगठन को खत्म करने के लिए शुरुआती 5 साल काफी अहम होते हैं। इन 5 सालों में अगर कानूनी शिकंजा ठीक से कसा जाता है तो संगठन के सभी गलत लोगों का तार कट जाएगा और ये सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। फुलवारी शरीफ मामले की जांच में ऐसे पुख्ता दस्तावेज बरामद हुए जिसमें यह खुलासा हुआ कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो विशेष में आज बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।